हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं सीसैट 2023 का मैथ्स एंड रीजनिंग। क्वेश्चन है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम एंड 50 ग्राम ईच। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे सिक्का है सिल्वर का जो 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम का है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। टू बाय 78 ग्राम ऑफ कॉइन वन मस्ट बाय एटलीस्ट 7 कॉइन। क्या कह रहा है कि अगर 78 ग्राम का सिल्वर कॉइन रखना है तो कम से कम 7 सिक्के लगेंगे। सेकंड कह रहा है अगर उनका वजन करना हो, यहाँ पे वजन की बात की गई है, वेट की, और यहाँ पे खरीदने की, सिक्के खरीदने की। यूजिंग दिस कॉइन्स कैन यूज लेस देन 7 कॉइन, 7 कॉइन से कम लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हम यूज करेंगे एक 50 ग्राम का कॉइन प्लस एक 10 ग्राम का, 10 ग्राम के दो कॉइन प्लस टू टू टू, टोटल हो गया 78 ग्राम। ये फर्स्ट स्टेटमेंट का है। तो कितने कॉइन हमने यूज किए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एटलीस्ट 7 कॉइन, 7, तो एटलीस्ट 7 कॉइन यूज करना था। तो 50, दो 10 ग्राम के और चार 2 2 ग्राम के कॉइन्स लेंगे तो 78 ग्राम होगा। तो कम से कम 7 कॉइन यूज हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वजन करना है 78 ग्राम के, कम से कम 7 कॉइन लगेंगे। 7 कॉइन से कम, यूज लेस देन 7 कॉइन, 7 कॉइन से कम लगाना है। तो ये वेइंग हो गया। इधर रख लेते हैं 50 ग्राम का एक कॉइन, 25 का एक कॉइन और एक कॉइन 5 ग्राम का। ये वेइंग मशीन हो गई। 50, 75 एंड 80 ग्राम कॉइन टोटल इधर है। और इधर रख देते हैं 2 ग्राम का, क्योंकि वेट करना है और 7 कॉइन से लेस यूज करना है। तो अगर इधर भी 78 ग्राम पहले से रहा हो और 2 ग्राम यूज कर दे तो ये भी 80 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने टोटल कितना 4 कॉइन यूज किया, विच इज लेस देन 7। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट P इंटू क्यू, P माइनस टी, T डिवाइड बाई आर, आर प्लस माइनस एस, उसका कंक्लूजन दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A प्लस बी मीन्स A इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू B, विच इज A ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है। A माइनस बी मीन्स A इज नॉट ग्रेटर देन B, जब A B से बड़ा नहीं है तो क्या होगा? A B से छोटा होगा, यानी B बड़ा है। A B means A is not smaller than B, तो A is greater than B. A divided by B means A is neither greater nor equal to B, मतलब A is smaller than B. A plus minus B means A is neither smaller nor greater than B, A is equal to B. अब इसी तरह इस स्टेटमेंट पे रख देना है इसको P इंटू क्यू। ये थर्ड वाले पे रखेंगे P इंटू क्यू। P इंटू क्यू मीन्स P is greater than Q, comma P minus T. P minus T means P is not greater than T. Then P is less than T. थर्ड है T डिवाइड बाई R, फोर्थ वाले पे रखेंगे। T divided by R means T is neither greater nor equal to B, means T is less than R. फिर है R प्लस माइनस एस। R प्लस माइनस एस फिफ्थ पे रखेंगे। A प्लस माइनस मतलब R इज इक्वल टू S। तो क्वेश्चन कंक्लूजन क्या पूछा है? Q प्लस माइनस T। Q पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या मिलता है?
हमारे पास मिलता है आर एंड एस इज इक्वल, आर इज ग्रेटर देन टी, यानी एस भी ग्रेटर देन टी होगा, टी इज ग्रेटर देन पी, टी इज ग्रेटर देन पी एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो हमारे पास ये हमें स्टेटमेंट पूरी मिल जाती है। क्वेश्चन क्या है, सॉरी, कंक्लूजन क्या है, क्यू प्लस माइनस टी। क्यू प्लस माइनस टी का होना चाहिए क्यू इज इक्वल टू टी, ये होना चाहिए क्यू इज इक्वल टू टी। तो क्या क्यू टी के बराबर है? यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में, ये जो यहाँ स्टेटमेंट आई है, तो क्या क्यू और टी बराबर दिख रहा है? नहीं, टी इज ग्रेटर देन क्यू दिख रहा है, तो ये तो कंक्लूजन गलत हो गया। तो फर्स्ट तो नहीं फॉलो करेगा। सेकंड देखते हैं, एस प्लस क्यू। एस प्लस क्यू मीन्स एस इज ग्रेटर देन क्यू, तो S इज ग्रेटर देन Q, तो सेकेंड वाला फॉलो होगा। ये देखिए S इधर ग्रेटर है, Q यहाँ सबसे छोटा है, तो S इज ग्रेटर देन Q, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 to the power 192 is divided by 6? 2 to the power 192 divided by 6, ये यूनिट डिजिट ले लेते हैं। 192 डिवाइडेड बाई 4, 16 यानी 4 बचा, 3 गया, 8 जा 32, होल डिवाइडर हो गया। तो जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास 2 की पावर 4 आती है। 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 6, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 डिवाइड बाई 6, 6 2 जा 12, तो हमारे यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 4, तो हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, ए बी सी डैश डैश ए बी सी डैश डी ए बी बी सी डी डैश ए बी सी डी। तो इसको 5 5 के सीक्वेंस में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे ऐसे, तो हमें एक पैटर्न दिख जाएगा, विच इज ए बी सी डी डी, ए बी सी सी डी, ए डबल बी सी डी एंड यहाँ पे डबल ए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी डी सी ए, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी and CD are 2-digit number, multiplying AB with CD result in 3-digit number DEF, adding DEF to another 3-digit number GHI result in 975, AB to I are distinct digit, E is equal to 0, F is equal to 8, then what is the A plus B plus C equal to? क्वेश्चन क्या कह रहा है? AB और CD 2 डिजिट नंबर है, इनको प्लस करने पे आता है DEF, और DEF को जब GHI से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा, सॉरी, इनको मल्टीप्लिकेशन करने पे DEF आता है और इनको प्लस करने पे 975 आता है। ठीक, हमें दिया है स्टेटमेंट कि ये सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, यानी अलग अलग डिजिट्स हैं। ई की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है, तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। D 0 8 GHI, हमें 975 लेके आना है। I के प्लेस पे 7 रख लें, H के प्लेस पे 6, D इज इक्वल टू 4 एंड G इज इक्वल टू 5, तो हमारा आंसर 975 आ जाएगा। अब सेकंड क्या कह रहा है? ए बी इंटू सी डी, सी की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू हमें पता है 4, और आंसर क्या आया है? 408 DEF, और यहाँ डी की वैल्यू 4 हो ही गई है, यहाँ पे हमने 4 रखा आंसर के लिए, तो 408 आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं ए बी और सी की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो जब ए को 1 रखेंगे और बी को 2, सी को 3 और डी को 4,
अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 408। और ए प्लस बी प्लस सी पूछा हुआ है क्वेश्चन की, इन तीनों का प्लस क्या आएगा? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स। 5 कैंडिडेट्स हैं पी क्यू आर एस टी। 2 स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स दी हुई है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? वन ऑफ पी एंड क्यू वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। पी या क्यू में से कोई जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ है, या तो पी सिलेक्ट हुआ या तो क्यू। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर जॉब। इसको ऐसे ट्रू करके देखते हैं, उल्टा कर देते हैं। आर और एस में से कोई एक जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या दी है? सिलेक्ट हुआ है। इसको ट्रू कर लेते हैं कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट नहीं हुआ है, या तो आर नहीं हुआ या तो एस नहीं हुआ। फिर ट्रू स्टेटमेंट क्या दी है? एट मोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा, यानी कम से कम एक होगा, ज्यादा से ज्यादा दो। आर और एस टी में कोई ना कोई जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स क्या था? कि आर और एस में से कोई एक नहीं सिलेक्ट हुआ। तो यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन बनेगा, या तो आर और टी सिलेक्ट हुए हैं, या तो एस और टी सिलेक्ट हुए हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन? एट लीस्ट 4 वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। देखते हैं, यहां कह रहा है पी या क्यू में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है, तो कोई एक ही मानते हैं, जो भी हुआ हो। आर और एस में से कोई एक सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो यहां भी कोई एक मानते हैं। यहां कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर जॉब, यानी कम से कम एक तो नहीं सिलेक्ट हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा दोनों नहीं सिलेक्ट हो सकते, तो यहाँ 0 मानते हैं कि कोई नहीं सिलेक्ट हुआ है। यहाँ कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, कम से कम एक या नहीं, तो मानते हैं अगर 2 भी सिलेक्ट हुए हों तो 3 ही लोग सिलेक्ट हुए, तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो यहाँ पे एटमोस्ट 2 कहा है, एस और टी हो सकता है सिलेक्ट हुए जॉब के लिए, तो एक ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है लेट पी क्यू आर एस एंड टी 5 स्टेटमेंट सच दैट इफ P is true then both Q S are true। अगर P ट्रू है तो Q और S भी ट्रू होगा। सेकेंड कह रहा है इफ R एंड S आर ट्रू, R and S are true, then T is false। Then T is false। Which of the following can be concluded? If T is true then at least one P and R must be false। अगर T को ट्रू कर दें तो कह रहा है एटलीस्ट वन P एंड R मस्ट बी फॉल्स। तो अगर इसको ट्रू कर देंगे तो ये इसका ऑपोजिट, ये तो फॉल्स हो जाएगा, तो R तो हो गया फॉल्स। अब देखते हैं S P होगा कि नहीं, और जब P ट्रू होगा तो Q और S भी ट्रू होगा, तो S भी फॉल्स होगा, यानी स्टेटमेंट 1 भी प्रूव हो रही है। 2 देखते हैं, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर P ट्रू है तब Q एंड S ट्रू है, तो ओनली 1 फॉलो करेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर ऑफ वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी आर अरेंज अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, हाउ मेनी पोजीशन ऑफ लेटर विल बी रिमेन अनचेंज। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी को अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और देखना है कितनों की पोजीशन नहीं चेंज होती। तो यहाँ पे लिखते हैं इन कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी
प्रोबेबिलिटीज आई के नीचे यहाँ पे लास्ट वर्ड लेटर क्या दिख रहा है? टी, तो यहाँ पे टी लिखेंगे। फिर 2 बार एस दिख रहा है, 1 बार आर है, 1 बार पी है, ओ भी 1 बार है, एन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स एन है, 2 टाइम्स एन, 1 टाइम एम, एल भी 1 टाइम है। फिर आता है आई, आई कितने टाइम है? 5 टाइम, तो 1 2 3 4 5। एच 1 बार है, ई 3 टाइम्स है, और फिर एक सी है और एक बी है। तो अब देख लेते किनकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है। तो एक इस आई की पोजीशन नहीं चेंज हुई है, सेम है, और एक इस आई की पोजीशन। तो 2 ही लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white, and 8 pairs of black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज के पास 10 पेयर्स हैं शूज के रेड कलर, 9 पेयर्स हैं व्हाइट कलर, और 8 पेयर्स है ब्लैक कलर। 10 पेयर्स रेड का मतलब 20 टोटल शूज होंगे उसके पास रेड कलर के। 9 पेयर व्हाइट मतलब 18 होंगे व्हाइट कलर के शूज, एंड 16 होंगे ब्लैक कलर के शूज। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछना है ताकि रेड कलर का एक प्रॉपर पेयर निकल आए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम वर्स्ट केस लेते हैं। जब भी ऐसे प्रोबेबिलिटी में कहते हैं मैक्सिमम नंबर, तो वर्स्ट केस लेते हैं कि मान लीजिए पहले उसने एक बॉक्स में हाथ डाला और निकाला, तो 8 के 8 पेयर यानी 16 के 16 ब्लैक निकल आए। फिर उसने चांस लिया, फिर 18 के 18 व्हाइट निकल आए। फर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। फिर मान लीजिए फिर उसने बॉक्स में हाथ डाला, अब 10 पेयर रेड के हैं, तो उसके पास 10 शूज इमेजिन करो, या तो लेफ्ट पैर का आ गया या तो राइट पैर का। कोई भी एक ही पैर के 10 शूज निकल आए, एकदम वर्स्ट केस कि राइट का आया ही नहीं कि पेयर बन जाए। फिर लास्ट में हमें सिर्फ एक पेयर चाहिए, एक आ जाए या तो राइट या तो लेफ्ट। अगर यहाँ पे राइट पेयर का निकल के आए तो यहाँ लेफ्ट और राइट कुछ भी आ जाए तो उसके पास रेड कलर का एक पेयर बन जाएगा। तो टोटल केस देख लेते हैं। 16 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 1 करेंगे तो 45 टाइम्स आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 runs by scoring single run, 4 run and 6 only, irrespective of sequence of scoring shots? इसमें भी क्या करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इमेजिन कि बैट्समैन पहले 6 रन से बनाना शुरू करता है, तो या तो वो 6 के कितने रन मारेगी 24 हो जाए, 25 रन बनाने। तो अगर वो 4 टाइम्स करेगा तो उसके पास 24 रन हो जाएंगे, और वो 1 रन सिंगल लेके कवर कर लेगा। तो ये तो हो गया एक केस सिनेरियो। अब मान लीजिए उसने 3 बार छक्का मारा, तो उसके पास टोटल कितने रन हो गए? 18 रन हो गए। अब 18 रन बनाने के बाद उसके पास 7 रन और बचे, 7 रन बनाने के लिए और बचे। तो यहाँ पे 7 रन वो कैसे बना सकता है? या तो वो एक चौका मार ले, 2 चौका तो मार नहीं सकता, या तो वो कोई भी चौका ना मारे सिंगल रन ले ले। एक चौका मार ले तो 4 रन बन जाएगा और 3 रन सिंगल ले ले, ठीक। और या तो एक भी चौका ना मारे, सारे रन सिंगल ले ले, 7 के 7 रन। तो ये यहाँ पे 2 केस बन गया।
एक चौका मार के, एक 0 चौका मार के सिंगल रन लेके, फिर 6, मान लीजिए 6 ने मारा 2 छक्का, बैट्समैन ने मारा 2 छक्का। जब डबल 6 मारेगा तो उसने अब कितना कवर कर लिया? 12 रन। उसके पास बचा 13 रन। 13 रन फिर लेते हैं 4 से। अब या तो वो 3 बार चौका मार ले, फिर सिंगल लेके कवर कर ले, या तो 2 बार चौका मारे, बाकी सिंगल लेके कवर कर ले, या तो सिंगल 4 मारे, फिर 1-1 रन लेके कवर कर ले, या तो एक भी 4 ना मारे, सिंगल रन लेके कवर कर ले। तो यहां पे हमारे पास बना 4 केस। नेक्स्ट, बैट्समैन ने मान लीजिए एक ही छक्का मारा, तो एक छक्का मारा तो उसने कितना रन लिया? सिर्फ 6 रन। बनाना अब उसको कितना रन है? 19 रन। अब ये 19 रन कैसे कर लेगा? 4 4 जा 16 होता है, 4 मार ले, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम और 0 टाइम। तो यहां पे कितने केस बन गए? 1 2 3 4 5 केस। नेक्स्ट है कि बैट्समैन एक भी 6 ना मारे, 0 6 मारे, तो वो चौका कितनी बार मार सकता है? 6 टाइम्स, या तो 5 टाइम्स मारे, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2, 1 और 0, या तो वो 6 चौके मार के कवर कर ले, फिर सिंगल रन ले ले, या 5 मारे, फिर और बाकी सिंगल रन ले ले, लेकिन छक्का एक भी ना मारे, क्योंकि यहाँ छक्के का सिनेरियो मारने का 0 हो गया। अब यहाँ पे कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बने 7 केस। सारे केसेस को ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 5 + 7, टोटल ये बन गया 19 केस। तो बैट्समैन 19 केसेस में 25 रन बना सकता है। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप। इमेजिन ए बी सी डी 4 लेटर्स हैं एंड 4 एनवेलप्स हैं। And exactly one letter is to be put in exactly one envelope, and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. If the letter are randomly inserted into the envelope, that consider following statement. एक एनवेलप में एक ही लेटर जाना चाहिए और करेक्ट एड्रेस पे जाना चाहिए। रैंडमली एनवेलप में एड्रेसेस लगाने हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप। तो ये कैसे होगा? अगर मान लीजिए ए में मैंने गलत रख दिया, एनवेलप में गलत एड्रेस का रख दिया लेटर, तो अब एक में अगर गलत हुआ तो किसी ना किसी एक में और गलत होगा। हो सकता है बी सी सही हो जाए, डी में गलत हो जाए, किसी में भी। तो सिर्फ एक ही इनकरेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर ओनली सिक्स वेज इन विच ओनली 2 लेटर कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। क्या कह रहा है कि देयर आर ओनली 6 वेज। हमारे पास एनवेलप कितने हैं? एनवेलप हमारे पास कितने हैं? सॉरी, एनवेलप हमारे पास एनवेलप कितने हैं? 4। कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 को कह रहा है, करेक्ट वे में 2 जा सकता है, तो देख लेते हैं कितना निकलेगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 को खोलेंगे तो 3, 2 एंड 1, 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 2 इंटू 1 रहेगा, 4 3 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और इंटू 3 करेंगे तो 6 वेज हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट हो गया कि हमारे पास 6 वेज हैं 2 लेटर करेक्ट एनवेलप में जाने के। तो ऑप्शन 2 तो सही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर when 85 into 87, 89, 91, 95, 96 is divided by 100? तो जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 91, 95 into 96 अपॉन 100,
तो ये दो नंबर 5 से कट रहे हैं, देखिए 5 से काटते हैं, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 20, फिर कोई कट रहा है 5 से, ये कट रहा है 5 4 जा 20, 5 वन जा 5, 5 9 जा 45। अब ये 96 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब नीचे बचा 1। अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही बचता है, उसमें कोई रिमाइंडर बचता नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये पावर है, ये दिस, तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, तो 2 की पावर पे ध्यान देना है। तो 2 की पावर है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। इन सबको इंटू करेंगे तो 2 टू द पावर 945 आ जाएगा। और पावर के रूल में क्या करते हैं, ये जो भी पावर होता है इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 2 जा 8, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 2 कैरी, 4 6 जा 24। अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, तो हमारा पावर हो जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 2 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A, B, C and D, E, F are both 3-digit number such that A, B, C, D, E, F are distinct non-zero digit, अलग अलग है, distinct मतलब अलग अलग है, कोई भी नंबर सेम नहीं है कोई भी लेटर का, और नॉन जीरो डिजिट है, such that A, B, C plus D, E, F is equal to 1 1 1 1, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी और डी ई एफ, जब इन 6 को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 1 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे ये हमें ये निकालना है कि ये कौन कौन से नंबर होंगे, सब अलग होने चाहिए और जिनको प्लस करने पे ये वैल्यू भी आनी चाहिए। तो हम सी को 6 कर लेते हैं, एफ को 5, बी को 7, ई को 3, ए को 8 एंड 2, डी को 2। प्लस करके देखते हैं, 6 plus 5 is equal to 11, 1 carry, 7 3 10 and 11, 1 carry, 8 plus 2 10, 11। तो अब इन सबको अगर प्लस करेंगे, 8 plus 7, 8 plus 7 plus 6 plus 2 plus 3 plus 5, तो हमारे पास आएगा 31। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है, 31। 40 children are standing in a circle and one of them, say child 1, has a ring. The ring is passed clockwise. Child 1 passes on to child 2. Child 2 passes on to child 4. Child 4 passes on to child 7 and so on. After how many such changes, including child 1, will the ring be in the hand of child 1 again? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 बच्चे ऐसे सर्कल में खड़े हैं, वो एक दूसरे को रिंग पास कर रहे हैं। चाइल्ड 1 ने पास किया 2 के पास, 2 ने पास किया 4 के पास, 4 ने पास किया 7 के पास, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। 7 ने पास किया 11 के पास। ये सीरीज कैसे पता चली, 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, 2 से 4 के बीच में 2 बच्चों का गैप, 4 टू 7 3 बच्चों का गैप, 7 टू 11 4 बच्चों का गैप, इसी तरह ये चलता जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कितने चेंजेस के बाद फिर से रिंग चाइल्ड 1 के हाथ में होगी। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चाइल्ड 1 ने पास की 2 के पास, 2 ने 4 के पास, 4 ने 7, 7 टू 11, 11 ने पास की 16, 16 से 22 के पास, 22 से 29, देन 37, देन 40 चिल्ड्रन टोटल है, देन फिर 37 पास करेगा, फिर चाइल्ड 6 के पास पहुंचेगा, फिर 16 के पास, देन 27, 39, फिर 40 के बाद चाइल्ड 12 के पास पहुंचेगा रिंग, फिर 26,
देन अगेन 1 के पास। तो गिन लेते हैं कितने चेंजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 चेंजेस हुए हैं रिंग फिर से चाइल्ड 1 के पास जाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज P ग्रेटर देन Q? क्या P Q से बड़ा है? ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। दो स्टेटमेंट दी हुई है, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0, P Q 0 से बड़े हैं। तो 0 से बड़े तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ नंबर तो स्पेसिफाई किया नहीं गया। मान लीजिए 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, बहुत ढेर सारे नंबर ले सकते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। तो इसके लिए तो 3P को 3 मान लो, तो 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पता नहीं चल पा रहा है कि P ग्रेटर देन Q किस फॉर्मेट में है, क्योंकि ये सारे नंबर में P ग्रेटर देन Q होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। तो इससे पता नहीं चल पा रहा कि P ग्रेटर देन Q किस नंबर में कह रहा है, क्योंकि इस तरह तो बहुत नंबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर? व्हाट इज द नंबर? 3 डिजिट कोई नंबर लेना है, लाइक एक्स वाई एंड जेड। वो नंबर क्या होगा क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो ये तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, ये इक्वल हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? द नंबर इज डिविजिबल बाई द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर। और ये जो 3 डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल है। तो देखते हैं कोई आंसर आता है कि नहीं। तो आंसर क्या कह रहा है, तो देखते हैं क्या नंबर मिलता है कि नहीं। व्हाट इज द नंबर? तो ये तो 1 2 3 एंड 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये 3 डिजिट नंबर तो 1 2 3 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है, एंड 1 3 2 भी हो सकता है। कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम ऑल्टरनेटिव में। तो ये तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 1 2 हो सकता है, बाकी 6 से डिविजिबल ये भी नहीं होगा। यही दो नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। पर यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर नंबर निकालना है, इस तरह तो हमें नंबर नहीं पता चलेगा। वो नंबर 1 3 2 भी हो सकता है, वो नंबर 3 1 2 भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 5 चिल्ड्रन विथ एजेस ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी लेस देन डी एंड डी इज लेस देन ई, एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 ईयर। और इन सब में 2 साल का गैप है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड? सबसे छोटे की एज बताना है, यानी ए की। स्टेटमेंट क्या दिया है? द एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 टाइम द यंगेस्ट। स्टेटमेंट 2, द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर। तो दोनों स्टेटमेंट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट। एल्डेस्ट हमारा ई है, कहा गया है वो यंगेस्ट का 3 टाइम है। तो ई को हम ए प्लस 8 ईयर लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ए का कुछ ईयर होगा, ए में 2 प्लस करेंगे तो बी का ईयर आ जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो सी का ईयर आ जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो डी का ईयर आ जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो ई का एज है। तो ए प्लस कितने ईयर्स है? 2 2 4 6 एंड 8। तो ई को हम ए प्लस 8 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3a। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4 ईयर। तो स्टेटमेंट 1 से हमको आंसर मिल गया कि यंगेस्ट की एज कितनी है? 4 ईयर। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर। एवरेज एज ए को मान लेते हैं ए ईयर्स का ही है, प्लस ए प्लस 2 ईयर्स बी की एज हो गई, ए प्लस 4 ईयर
C की एज, A plus 6 ईयर D की एज एंड A plus 8 ईयर E की एज। ये सब कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं और इनका एवरेज कितना दिया है? 8 ईयर्स। तो 5 इंटू 8 करेंगे तो टोटल कितना होगा? 40 ईयर्स। सॉल्व कर लेते हैं। A 2 3 4 5 5A प्लस 20 इज इक्वल टू 40। 5A is equal to 20, then A is equal to 20 upon 5, which is 5 4 are 20, 4 ईयर। A की वैल्यू आ गई 4 ईयर। तो दोनों स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल ले रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। Next question is, a flag has to be designed in 4 horizontal stripes using sum of all of colors red, green and yellow. What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripe have the same color? Question क्या कह रहा है? एक फ्लैग है जिसमें 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप हैं। ये फ्लैग हो गया, 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप। क्वेश्चन कह रहा है रेड, ग्रीन और येलो कलर भरने इन फ्लैग में, लेकिन कोई दो कलर एडजेसेंट सेम कलर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर रेड है तो यहाँ रेड नहीं हो सकता, अगर यहाँ ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन नहीं हो सकता, या यहाँ ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन नहीं हो सकता। कोई दो कलर आपस में मैच नहीं हो सकता। तो कितने पॉसिबल वे हैं कि इसको अलग अलग डिफरेंट वे में कलर किया जाए? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में तो हम रेड, ग्रीन या येलो कोई भी कलर रख सकते हैं, कोई भी कलर। तो यहाँ कलर रखने के कितने तरीके हैं? थ्री वेज। नेक्स्ट में अब अगर यहाँ पे चाहे रेड हो या ग्रीन हो या येलो हो, वो कलर तो इसमें नहीं आएगा। तो सेकेंड स्ट्राइप में टू वेज ही होंगे, कोई टू कलर आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टू वेज होंगे। अब यहाँ पे जो भी कलर होगा वो यहाँ नहीं होगा। इमेजिन यहाँ रेड कलर है तो रेड नीचे नहीं आ सकता, पर ग्रीन येलो तो आ सकता है। तो यहाँ भी दो कलर हैं, तो इसको भरने के टू वेज। फिर इसी तरह नेक्स्ट में भी टू कलर, टू वेज। तो इन सबको इंटू करके देख लेंगे कितने तरीके हैं। 3 इंटू टू इंटू टू इंटू टू विच इज 24 वेज। तो फ्लैग के स्ट्राइप कलर करने के लिए कितने तरीके हैं? 24 वेज। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 पर्सन PQRST, ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइन वन टास्क। 5 पर्सन हैं, इनके नाम दिए हुए हैं और सबको एक एक टास्क दिया गया है। नाइदर P नॉर Q कैन बी असाइन टास्क वन। टास्क वन ना तो P को दिया गया है ना ही Q को दिया गया है। टास्क टू मस्ट बी असाइन टू आइदर R और S, और जो टास्क टू है वो या तो S को दिया गया है या तो R को दिया गया है। इन हाउ मेनी वे द असाइनमेंट बी डन। कह रहे कितने तरीके से असाइनमेंट होगा। तो क्या कह रहा है? टास्क वन, पहले इधर लिखते हैं टास्क वन, टास्क टू, 3, 4 और 5। टास्क वन क्या कह रहा है? ना ही P को है ना Q को, तो किसको किसको मिल सकता है? R को, S को या T को। इन तीनों में से किसी को भी मिल सकता है। टास्क टू R या S में से किसी ना किसी को तो देना जरूरी है, या तो R करेगा या S करेगा। अब 3 4 5, पहले ये दोनों कंडीशन देख लेते हैं। अगर टास्क टू R करेगा तो टास्क वन S या T कर रहा होगा, तो यहाँ पे दो तरीके हो गए। और अगर टास्क टू S कर रहा होगा तो यहाँ पे टास्क वन R या T में से कोई कर रहा होगा, तो उसके भी दो तरीके हो गए। टास्क टू करने के कितने तरीके हैं? एक, या तो R करेगा या S करेगा।
टास्क 3, अब कितने लोग बचे हैं? अगर 2 लोग यहाँ कोई काम कर रहा है, इमेजिन यहाँ एस काम कर रहा है और यहाँ आर काम कर रहा है, तो 5 में से 2 लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं, तो टास्क 3 कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो यहाँ 3 में से कोई भी काम कर सकता है, तो यहाँ पे ये 3 तरीके से काम होंगे। टास्क 4 के लिए कितने लोग बचे? 2 लोग। और टास्क 5 जो भी आखिरी बचा होगा वो काम करेगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है आंसर। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24। तो 24 तरीके से ये काम हो सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, लेट पी पी क्यू क्यू एंड आर आर बी 2 डिजिट नंबर्स। पी पी क्यू क्यू और आर आर एक 2 डिजिट नंबर है, वेयर पी इज लेस देन क्यू, क्यू इज लेस देन आर। पी क्यू से छोटा है और क्यू आर से छोटा है। इफ पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी टी जीरो, वेयर टी टी जीरो इज 3 डिजिट नंबर इंडिंग विद जीरो, जो कि जीरो पे खत्म हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इज 5, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ q इज 6। कह रहा है p की पॉसिबल वैल्यू 5 हो सकती है और q की 6। तो रख के देखते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। p p ये तो वंस पे है, इकाई के प्लेस पे, एंड ये टेंस पे है, दहाई के प्लेस पे। तो हम इसको लिख सकते हैं 10p प्लस p। इसी तरह और भी चीजें, 10p प्लस p प्लस 10q प्लस q, 10r प्लस r इज इक्वल टू 100t प्लस 10t प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 कॉमन आ जाएगा, 10p बचेगा p प्लस q प्लस r प्लस p प्लस q प्लस r, और इधर आएगा 100t प्लस 10t प्लस 0। 100t प्लस 10t होता है 110, 0 इज 0, तो यहां आएगा 110t। और ये जब 10 पी क्यू आर और एक पी क्यू आर और जोड़ेंगे तो आएगा 11 पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 110t, विच इज p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 10t। तो इन तीनों का एडिशन 10 इंटू टी आना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमको मिल गई। तो p को रखते हैं पॉसिबल वैल्यू 5, तो p को रखते हैं 5। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, p को रखते हैं 5 5, q कर देते हैं 6 6 एंड r करते हैं 9 9। जब इसको प्लस करेंगे तो ये 20, 2 कैरी 20 एंड 22, ये 220 बनेगा। तो 220 ये आ गया इज इक्वल टू टी टी 0। तो टी टी सेम होना चाहिए था, तो ये हो गया 2 2। और जब ये प्लस भी करेंगे तो ये देख लेते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो p प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 10t, जो कि ये बनता है 20 इज इक्वल टू 10t। और जब डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 आ जाएगा, तो t की वैल्यू हो गई 2। तो स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये सही है, तो यहाँ पे p q r की वैल्यू होगी 5 6 एंड 9। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000। 2000 से नीचे 4 डिजिट नंबर के, 2000 से नीचे 4 डिजिट नंबर को सबको सम करना है और बताना है वो कितना होगा।
1234 से मिलके बनने हैं वेयर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है। तो 2000 के लिए हम 3 और 4 का यूज तो नहीं कर सकते, ना ही 2 का, तो 1 ही आगे रखेंगे। तो रखेंगे 1234, क्योंकि कोई भी नंबर रखेंगे वो 2000 से ऊपर चला जाएगा। 1324, 1324, 1432, 1423, 1234, सॉरी 1243, 1243 एंड 1342। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आएगा 7998। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको प्लस करके देख लेंगे। ये नंबर तो जाएंगे तो 2000 से ऊपर हो जाएंगे। 4 डिजिट की स्मॉल नंबर्स लेनी है जो 2000 से कम हो। तो इसका आंसर आएगा 7998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 consecutive थिंग आउट ऑफ 12 इन अ सर्कल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना, एक सर्कल है, 12 चीजें रखी हुई हैं। एक क्लॉक ही ले लेते हैं, 12 चीजें रखी हुई हैं, लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें से 10 लगातार चीजें उठानी है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो 12 से शुरू करते हैं, 12 से 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पे आएगा। ये फर्स्ट सिनेरियो। जब 1 से लेंगे तो 11 पे आएगा, दो सिनेरियो। इसी तरह जब 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स लेते जाएंगे तो टोटल 12 सिलेक्शंस बनेंगे 10 लगातार चीजों को उठाने के। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो कि पी से डिनोट हो रहा है एंड कंपोजिट नंबर जो कि सी से डिनोट हो रहा है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसको देख के बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। p प्लस सी डिवाइडेड बाई p माइनस सी कैन बी इवन। बस एक ही कोई सिनेरियो प्रूव करना है कि वो इवन हो जाए। इवन मतलब सम हो जाए, सम संख्या, सम। तो हम लोग एक ऐसे नंबर इमेजिन करते हैं, p प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा। प्राइम नंबर तो आप सबको पता ही होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे, बाई इटसेल्फ, बाई इटसेल्फ। लाइक 2, 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। लाइक 3 1 से डिवाइड होता है और दूसरा 3 से। लाइक 5, इसी तरह 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो एक प्राइम नंबर इमेजिन कर लेते हैं, p को हम यहां पे मान लेते हैं 11। ठीक। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो। लाइक 4, 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। लाइक 6 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से एंड 6 से। इसी को ये कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। तो यहां पे इमेजिन कर लेते हैं, सी को हम मान लेते हैं 9, पी को हमने लिया 11, सी को लिया 9। एक सिनेरियो प्रूव करना है कि p प्लस सी, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, p प्लस सी यानी 11 प्लस 9 डिवाइड बाई 11 माइनस 9। 11 प्लस 9 होता है 20, 11 माइनस 9 होता है 2 एंड डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो प्रूव हो गया कि इवन नंबर है। तो बस एक ही सिनेरियो प्रूव करना था, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली वही होना चाहिए, कैन बी इवन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है?
सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है 2p प्लस सी कैन बी ऑड, देन 2p लिया हमने 11 प्लस 9, इसको ऑड बनाना है तो 22 प्लस 9 इज 31, तो प्रूव हो गया ये 31 ऑड है, तो ये भी सही हो। ऑड मतलब विषम संख्या जो 2 से ना कटे। 3 क्या कह रहा है, पी सी कैन बी ऑड, p इंटू सी, तो p इंटू सी 11 इंटू 9 जो कि 99 होगा, और 99 ऑड नंबर है तो ये भी प्रूव हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन डी सही होगा, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a three-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD where ABC and D are different non-zero digit. What is the value of ABC? कह रहा है कि एक 3 डिजिट की संख्या है A, B और C, ये 3 डिजिट की संख्या है, इसको जब D से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो आंसर है ना वो 37DD आ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी और डी ये सारे डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी जीरो भी नहीं है, 1 से लेके 9 के बीच में चारों के चारों अलग अलग डिजिट हैं, कोई सिमिलर भी नहीं है, कॉमन डिजिट भी नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? तो देखने में तो ये टफ है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे कि इसको ना ऐसे इमेजिन करके कि ए बी सी, समझो अगर डी 1 हो तो ये तो 3 डिजिट नंबर ही देगा, अगर 2 हो तब भी 3 7 आगे नहीं आएगा। ठीक, या तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला टफ हो जाएगा। जो भी आंसर होगा 37DD, 37DD को अगर D से डिवाइड करेंगे तो ABC तो आ जाएगा, तो यहां पे देखते हैं 1 रख के, अगर 3711 है और D भी 1 है तो क्या ये 3 ABC आएगा? नहीं, ये वैसे की वैसे 4 डिजिट रहेगा। फिर 3722 रख के देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ये भी 4 डिजिट नंबर आया। इसी तरह 3733 रख के देखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3, कुछ इस तरह 4 डिजिट नंबर आया। अब इसी तरह 3744 रख के देखते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 4 9 जा 36, 1 कैरी ऑन, 4 3 जा 12, 2 गया, 4 6 जा 24, तो ये 3 डिजिट नंबर आ गया, तो हमारा 4 से डिवाइड होगा, यही इजीली बनेगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 9 इंटू 3, सॉरी 9 3 एंड 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 3744। अब इन तीनों को प्लस करके आंसर बताना है, तो 9 प्लस 3 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 18, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इन तीनों का एडिशन आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू x y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। कह रहा है कि एक्स वाई जेड है, ये 6 डिजिट नंबर बना रहे हैं इसी तरह, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये 6 डिजिट नंबर हैं, रिपीट यही नंबर हो रहे हैं। लाइक इसको ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 6 डिजिट का एक पेयर बन रहा है, तो कह रहा है ये किन किन से डिविजिबल होगा। अब जब भी 6 डिजिट का एक नंबर बनता है तो वो हमेशा, ये जो एक्स वाई जेड होगा ना, ये 3 नंबर हमेशा 1 1 0 0 1 से इनटू होगा, ये हमेशा मल्टीप्लीकेशन करेगा ही करेगा,
अगर तीन डिजिट का नंबर अगर 6 डिजिट का बना है तो 1001 1001 से इंटू उसमें हुआ है। और ये जो 1001 है वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7, 11 एंड 13। नेक्स्ट, 125 identical cubes are arranged in the form of cubical book. Next, 125 identical cubes are arranged in the form of cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसके 125 आइडेंटिकल क्यूब हुए हैं। एक एक सेंटीमीटर में काट देते हैं। तो इसके 125 आइडेंटिकल क्यूब्स बन गए हैं। अब बताना है कि ये जो आउटर लेयर है क्यूब्स की, ये कितने क्यूब्स हैं जो अंदर वाले क्यूब्स को ढके हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इनर क्यूब्स निकालने का, n-2 क्यूब। n क्या है? हमने इसको 1 1 सेंटीमीटर के आइडेंटिकल क्यूब में काटा है, तो 5 - 2 पावर 3। ये इनर क्यूब्स निकालने का फॉर्मूला है। इनर क्यूब्स 5 - 2 is 3, 3 to the power 3 is equal to 27। तो अंदर टोटल 27 क्यूब ऐसे हैं जो बाहर से इन क्यूब से ढके हुए हैं चारों तरफ से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone work on Tuesday, C alone work on Wednesday, A alone again work on Thursday and so on. Consider the following statement. क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ABC 3 लोग हैं, वो 8 वो 8 दिन, 16 दिन और 12 दिन अकेले काम करते हैं। एक ए करता है 8 दिन, बी करता है 16 दिन और सी करता है 12 दिन। जब वो अकेले काम करते हैं, ए अकेला काम करता है मंडे को, बी करता है ट्यूसडे को, सी करता है वेंसडे को। इसी तरह ये सीरीज चलती रहती है। फिर ए थर्सडे को, बी फ्राइडे को, सी सैटरडे को। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो क्या ये थर्सडे खत्म होगा? करके देख लेते हैं। पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8, 16 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48। अब इनका वर्क निकाल लेते हैं, वर्क कितना कर रहे हैं। ए बी सी 8 डेज, 16 डेज एंड 12 डेज, टोटल 48 वर्क करना है। तो ये कितने टाइम में करेगा? 6 वर्क करना पड़ेगा ए को, बी को करना पड़ेगा 3 वर्क और सी को करना पड़ेगा 4 वर्क। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगेन मंडे, ट्यूसडे। देखते हैं थर्सडे तक काम खत्म होता है कि नहीं। ए ने किया 6 काम, बी ने 3, सी ने 4, 13 वर्क कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह 13 वर्क कंप्लीट हो गया, फिर इसी तरह 13 वर्क कंप्लीट हो गया। अभी तक टोटल 39 काम पूरे हो गए।
फिर आते हैं वेंसडे को, फिर 6 काम हुआ, तो 45 वर्क हो गया। अब आते हैं थर्सडे को, थर्सडे को फिर बी ने किया 3 काम, तो 3 प्लस करेंगे तो टोटल 48 काम हो गया। तो काम हमारा कब खत्म हो रहा है? थर्सडे को। तो ऑप्शन एक तो सही हो गया कि वर्क थर्सडे को खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वर्क विल फिनिश्ड इन 10 डेज। तो गिन लेते हैं, क्या 10 दिन में खत्म हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 डेज में काम खत्म हुआ है। तो हमारा ऑप्शन 2 तो गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? ओनली 1। नेक्स्ट, 7 star 9 star 10 is 8, 9 star 11 star 30 is 5, 11 star 17 star 21 is 13. What is the value of 23 star 4 star 15? इसकी वैल्यू पूछा है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स के साथ सॉल्विंग दी हुई है कि किसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें किया क्या है? 7 प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 8। करके देखते हैं, 7 प्लस 9 कितना होता है? 7 9 16, 16 प्लस 10। अब इनको भी प्लस करो, 1 प्लस 6 प्लस 1 विच इज 8। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 23 प्लस 4 प्लस 15, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, जो कि आएगा 15। और जब 1 प्लस 5 करेंगे तो वो हो जाएगा 6। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 6। सबको आपस में प्लस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P Q R and S आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q एंड R प्लस S? कह रहा है P Q R S अलग अलग, डिस्टिंक्ट अलग अलग, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर का मतलब 1 से लेके 9 तक। तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है P प्लस Q की एंड R प्लस S की। इस ब्रैकेट में रखते हैं P प्लस Q और इसमें R प्लस S और बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो P को रखते हैं 9 प्लस 6 और 8 प्लस 7, ये 15 इंटू 15। सबसे बड़ी वैल्यू 225 ही निकल के आएगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। बाकी कोई भी नंबर रखेंगे तो इससे छोटी वैल्यू ही आएगी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 225। नेक्स्ट, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1, it is multiplied by itself. What is the sum of digit of resulting number? क्वेश्चन कह रहा है 1 1 1 1, ये 9 डिजिट का नंबर है जो कि सिर्फ 1 1 1 से बना हुआ है। इसको इसी से इंटू करना है, लाइक 1 1 1, इसको इसी से इंटू करना। अगर इंटू करने बैठेंगे तो एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं है, बहुत ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये आते भी नहीं है। एक दो अगर आपको नहीं आ रहा तो ये छोड़ भी सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि सिंगल डिजिट लाइक 1 1 1 को इटसेल्फ खुद से इंटू करना है, चाहे वो 6 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 9 डिजिट का हो, 11 डिजिट का हो, तो उसको स्क्वायर कर देते हैं। लाइक ये 9 डिजिट का है तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो विच इज 81। तो जब लास्ट में उस सम डिजिट का सम करेंगे ना, सम ही पूछा है, जब भी जो भी रिजल्ट आएगा, इसका कुछ भी रिजल्ट आया उसका जब सम करेंगे ना तो 81 आएगा। इसी तरह मान लीजिए 4 डिजिट का पूछे, अगर सिर्फ 1 1 के कंडीशन में है कि 1 1 1 को 1 1 1 से इंटू करना है, इसके रिजल्ट का एडिशन क्या आएगा, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल, 20 ब्लू बॉल, 26 ग्रीन बॉल, 28 येलो बॉल, 38 रेड बॉल, 54 व्हाइट बॉल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। स्मॉलेस्ट नंबर n
such that any n ball drawn from the box randomly must contain one full group. At least one color is 175. क्वेश्चन क्या है कि एक बॉक्स में काले बॉल हैं, ब्लू बॉल हैं, हरे बॉल हैं, पीली, लाल और सफेद बॉलें हैं। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, एन का स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या बतानी है कि जब कोई बंदा रैंडमली उसको उठाए तो पूरा का पूरा एक ग्रुप निकल आए, एक कलर का ग्रुप निकल आए। तो क्या ये 175 टाइम में होगा? मतलब उसको क्या ये 175 बार करना पड़ेगा? तो इसमें जब भी प्रोबेबिलिटी होती है तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में सबसे पहले ले लेते हैं कि उसके पास 53 बॉल ही निकल के आ गई, एक व्हाइट बॉल नहीं निकल के आई। ठीक, नहीं तो एक बॉल निकल के आती तो पूरा का पूरा फुल ग्रुप हो जाता। फिर लेते हैं कि 37 बॉल निकल के आ गई। इसी तरह 27 येलो बॉल्स, 25 ग्रीन बॉल्स, 19 ब्लू बॉल और 13 ब्लैक बॉल। ठीक, ये वर्स्ट केस हो गया। अब इसके बाद एक बॉल जो भी निकल के आएगी, किसी भी कलर की निकल के आए, कोई ना कोई कलर का फुल ग्रुप बन जाएगा। तो अब जब ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, इन सबको जब ऐड करेंगे ना तो 175 ही आएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा। इसमें वर्स्ट केस लेते हैं कि एक बार 53 टाइम्स बॉक्स में हाथ डालें तो व्हाइट बॉल निकल के आई, जब 54 बार डाले तो हो सकता है ये निकल के आ गई, उसकी फुल कंप्लीट ग्रुप नहीं आया। इस तरह वर्स्ट केस लेंगे। लास्ट में कोई भी बॉल बची हो, सिर्फ एक बॉल लेना, कोई ना कोई एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट वन ही पूछा है तो 175 टाइम होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m ball drawn from box randomly must contain at least one ball of each color. आप कह रहे हैं कम से कम एक बॉल तो हर कलर की होनी चाहिए। इसमें 160 मतलब 167 टाइम्स उसको बॉक्स से बॉल निकालनी पड़ेगी। अभी तक क्या कह रहा था? एक फुल ग्रुप चाहिए। अब सिर्फ एक बॉल एक कलर की चाहिए कि रैंडमली बॉक्स में निकालने पे एटलीस्ट वन बॉल ईच कलर की चाहिए, हर कलर की एक बॉल तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या ये 167 टाइम्स होगा? देख लेते हैं। वर्स्ट केस लेते हैं। पहली बार मतलब बॉक्स में अगर बॉल निकालनी है, 54 टाइम्स तो व्हाइट ही निकल के आ गई। तो अभी तो इतनी कलर्स बाकी हैं, इतने कलर्स बाकी हैं। फिर अगर चांस लिए तो 38 टाइम्स में टोटल रेडी बॉल्स निकल के आ गई। 38 टाइम्स हाथ डाले बॉक्स में तो रेड के रेड निकल आए। फिर भी कलर बाकी, एटलीस्ट सबका एक बॉल तो चाहिए ही। फिर हाथ डालो, 28 टाइम्स फिर किए तो फिर येलो ही निकल के आ गया। फिर बॉक्स से निकालें तो 26 टाइम्स अगर किए तो फिर पूरा का पूरा ग्रीन निकल आया। अब भी ब्लू और ब्लैक बॉल्स नहीं हुए। फिर 20 टाइम्स गए तो ब्लू का ब्लू ही निकल आया। अब भी ब्लैक बॉल बचा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम से कम एक ही बॉल चाहिए। तो अब लास्ट में जब भी करेंगे तो टोटल बॉक्स में ब्लैक ही बॉल बचा है, तो हमें अब एक ही बॉल चाहिए तो 1 प्लस कर लेंगे। एक ही ब्लैक बॉल चाहिए, उससे ज्यादा ब्लैक बॉल का काम नहीं है, क्योंकि ग्रुप में कह रहा है एटलीस्ट वन बॉल हर कलर की होनी चाहिए। इन सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 167। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन है, इफ 0 इज रिटन एज CHUR देन हाउ इज प्लेयर रिटन? 0 को CHUR लिखा है, जो कि इसको ऐसे कर सकते हैं, Z +2 ABC E +2 R +2 O +2। तो प्लेयर में भी यही सीक्वेंस जाएगा। P से +2 करेंगे तो क्या आएगा? P QRS। L से +2 करेंगे तो MNO।
ए से 2 प्लस करेंगे तो बी सी डी, वाई से 2 प्लस करेंगे तो वाई के बाद आता है जेड, देन ए, देन बी। ई से 2 प्लस करेंगे विच इज एस एच, एंड आर से जब 2 प्लस करेंगे तो एस टी यू। तो हमारे पास क्या बन के आया, एस ओ डी बी एच यू। एस ओ डी बी एच यू, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे ये 5 स्टेटमेंट दिए, इसको पढ़ के बताना हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव रिक्वायर्ड द पर्सन डिटरमाइन द ओल्डेस्ट। कौन इसमें से सबसे बड़ा है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ए इज ओल्डर देन बी। ए बी से बड़ा है। सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। इसको अभी ऐसे रखते हैं, सी और डी सेम एज के हैं। ई इज द यंगेस्ट। एफ इज यंगर देन डी। अगर एफ डी से छोटा है, एफ इज ओल्डर देन ए। पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एफ इज ओल्डर देन ए, तो एफ ए से बड़ा है और एफ डी से छोटा है, यानी सी एंड डी इक्वल एज के हैं, तो ये इनसे बड़े हुए। ई सबसे यंगेस्ट है तो ई यहां पे। तो हमको सबसे बड़ा बताने के लिए विच वन इज ओल्डेस्ट, ये बताने के लिए हमको पांचों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी है। ऐसा नहीं है कि किसी 2 3 या 4 से निकल के आया। तो ऑप्शन क्या होगा कि ऑल 5 स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ओल्डेस्ट बताने के लिए। इसमें यही बताना था कि कितने स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ओल्डेस्ट बताने के लिए सबसे, तो ऑल 5। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। देयर आर 5 मेंबर ए बी सी डी ई इन फैमिली। एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन और उसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। ई का बी से क्या रिश्ता है? स्टेटमेंट पढ़ ले, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए बी आर मैरिड कपल। ए एंड बी आर मैरिड कपल। ये नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है इसमें। डी इज फादर ऑफ सी, अभी ये भी स्टेटमेंट से कुछ नहीं मिल रहा। ई इज डी सन, ये भी नहीं। ए एंड सी आर सिस्टर्स, तो यहां पे मिला ए एंड सी आर सिस्टर्स। इसका मतलब ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। अब यहां से निकालते, डी इज फादर ऑफ सी। अगर डी सी का फादर है तो वो ए का भी फादर होगा, यानी डी यहां पे फादर है इन दोनों का। और ई इज डी सन, तो यानी ई डी का बेटा है, तो वो इनका भाई हुआ, ब्रदर हुआ। ई का बी से रिश्ता पूछा है, तो ये बताने के लिए हमको कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी है? ऑल 4 स्टेटमेंट की। किसी 1 2 स्टेटमेंट से नहीं निकल के आए, सारे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी, तब जाके बता पाएंगे कि ई का बी से रिश्ता क्या है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी सही है, ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यहां पे देखेंगे तो 17, 37, 47, 97 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह 31, 41 ये भी प्राइम नंबर्स हैं, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। सिर्फ इसमें एक 91 ही ऐसा है जो प्राइम नंबर ना होके कॉम्पोजिट नंबर है। लाइक 91 1 से तो डिवाइड ही होता है, 7 से भी डिवाइड हो जाता है, और 91 खुद से भी हो जाता है। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कॉम्पोजिट होता है। तो यहाँ पे 91 कॉम्पोजिट हो गया, यही इसमें डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी सही होगा। हमारा क्वेश्चन है, 3 of 5 positive integer p q r s t are even and 2 of them are odd, not necessarily in order। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास p q r s t है, इसमें से 3 इवन है,
5 में से 3 इवन है, इसी ऑर्डर में नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, और 2 ऑड हैं, और ये 2 स्टेटमेंट दी है, इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। डेफिनेटली इवन में क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किसी भी इक्वेशन पे, कोई भी इक्वेशन इस पे रख दीजिए तो वो डेफिनेटली इवन आना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग इसके पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस इवन ऑड होता है, ऑड माइनस इवन भी ऑड होता है, 2 इंटू इवन इज इक्वल टू इवन, 2 इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन, इवन माइनस इवन इज इक्वल टू इवन, ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन, ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड, ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू इवन, एंड ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड। ये इतना तो याद रखना है, तो इससे ना क्वेश्चन में बहुत आसानी हो जाती है। यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड पूछ ही लेता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। P को इवन मान लेते हैं, प्लस Q को इवन, प्लस R को इवन, माइनस ऑड माइनस ऑड। E प्लस ई इवन प्लस इवन इवन होता है, फिर प्लस इवन है, माइनस ऑड, ई प्लस ई इवन, ऑड माइनस ऑड इवन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ऑड माइनस ऑड इवन, इवन माइनस इवन ऑलवेज इवन। दूसरी तरीके से देख लेते हैं, इवन प्लस ऑड कर लेते हैं बीच में, फिर इवन माइनस ऑड माइनस इवन। 3 इवन बोले हैं, 2 ऑड। इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, और ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड होता है। ऑड प्लस इवन ऑड होता है, और ऑड माइनस ऑड क्या हो जाता है, इवन। ये यहां पे लिखा ऑड माइनस ऑड क्या हो जाता है, इवन। इससे ये प्रूव होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, किसी भी केस में डेफिनेटली इवन ही आएगा। सेकंड देख लेते हैं, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ऑड। कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन पे रखे हैं तो डेफिनेटली ऑड आना चाहिए। तो हमको यहाँ पे एक भी केस अगर ऐसा प्रूव हो जाए कि इवन आ जाए तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमें डेफिनेटली ऑड, तो इस पे रख के भी देख लेते हैं। सेकंड का यहां सॉल्व करते हैं, 2 ऑड प्लस ऑड प्लस 2 इवन माइनस 2 इवन प्लस इवन, 2 ऑड प्लस माइनस 2 इवन प्लस इवन। तो 2 ऑड है, 3 इवन है। 2 ऑड क्या होता है, 2 इंटू ऑड करो तो इवन हो जाता है, प्लस ऑड 2 इंटू इवन इवन हो जाता है, माइनस इवन प्लस इवन। इवन प्लस ऑड ऑड होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस इवन ऑड होता है, ऑड माइनस इवन यहां पे सेकंड सॉल्व करते हैं, 2 ऑड प्लस इवन प्लस 2 ऑड माइनस 2 इवन प्लस इवन, 2 ऑड इवन प्लस इवन प्लस इवन माइनस इवन प्लस इवन। तो ये जब भी सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट होके इवन आ जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ओनली 1।